बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तरफ आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के नताइज बनाए जा रहे थे और दूसरी तरफ लाशें गिराई जा रही थी। ये हम मकबूजा कश्मीर के बारे में हमेशा खबरों में सुनते आए थे कि इलेक्शन हुआ मकबूजा कश्मीर में और लाशें गिरा दी गई। हमने आज आज़ाद कश्मीर में वही सारा कुछ होते हुए देखा। पाकिस्तान के मौजूदा रजीम ने आसिम मुनीर साहब की क़यादत में आज़ाद कश्मीर में एक मरतबा फिर लाशें गिरा दी। PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने इसमें सहूलतकारी की है और बड़े पैमाने पर लाशें गिराई गई हैं। जो बंदरबांट सीटों की गई उसमें क्योंकि अवाम ने दिलचस्पी ली नहीं, लोग निकले नहीं वोट डालने के लिए। अब वो जो बैग इन्होंने पहले से भर के रखे हुए थे उन्हीं की गिनती शिनती करके इन्होंने नताइज जारी कर दिए हैं। जो वोटिंग टर्न आउट था वो तो जो लोग वहां कवरेज कर रहे थे सारा दिन, उन्होंने कहा 10% भी हमें नहीं लगता। लेकिन अगर हम बहुत भी बढ़ा के बयान करें तो हम 15% कह सकते हैं। इससे ज्यादा लोगों ने निकल के पोलिंग स्टेशन तक आने की जहमत ही नहीं की। तो अवामी सतह पे तो मुकम्मल तौर पे एक बाइकआउट नजर आया जो आजाद कश्मीर में इलेक्शन हुआ। लोगों ने उसमें दिलचस्पी नहीं ली। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का तैयार करदा इलेक्शन था और उन्होंने इसको 3 मराहिल में करने का फैसला किया। लोगों ने जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। नताइज के लिए जो सहाफी जा रहे थे RO के दफातर में या वो चाह रहे थे कि नताइज उनके सामने बने, उन सहाफियों को जाने से रोक दिया गया और रुकावटें डाली गई। फिर उसके बाद अपनी मर्जी के नताइज बनाए गए। अब तक की इतला के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी में सीटें बांटी गई हैं। कुछ 8 के करीब सीटें कह रहे हैं कि नून लीग को दे दी हैं, 7 या 8 अभी तक, और कुछ 4-5 पीपल्स पार्टी को दे दी हैं। एक आदि की जो है वो भी रह जाएगा, उसका भी आ जाएगा नतीजा तो पता चल जाएगा। बहरहाल ये इन्होंने आपस में बंदर बांट कर ली है। इसके बाद दूसरे मरले का इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन जब यहां पे इलेक्शन हो रहा था तो वो जो एहतजाज करने वाले लोग मीरपुर से निकले काफिले लेकर वो रावला कोट पहुंच गए और दरीक चौक से जब वो आगे की तरफ बढ़े और चनार चौक के नजदीक पहुंचे तो उमर नजीर कश्मीरी साहब ने जो स्टेटमेंट जारी किया उसके मुताबिक वहां पे खौफनाक खून रेजी हुई है। कश्मीर को पाकिस्तान की शारक कहा जाता है और उस पर खुद ही छुरी चला रहे हैं और चलाने वाले भी कोई बाहर से नहीं आए, हमारी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। उमर नजीर कश्मीरी ने जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने बताया कि जी चनार चौक के नजदीक इमारतों पर असलहा फिट किया गया था और हैवी मशीन गन्स फिट करने के बाद अवाम पे गोली चलाई गई। रेंजर्स ने गोली चलाई है जो उन्होंने बताया। पहले उन्होंने 10 लोगों के नाम लिए जो शहीद हुए हैं, उनके इलाकों के नाम लिए और ये बताया कि 10 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं। 7वें नंबर पे उमर नजीर कश्मीरी ने अपने भाई का नाम लिया था। फिर कुछ देर के बाद इतला आती है, एक और साहब बताते हैं कि जो शहादतें हैं उनकी तादाद 14 हो गई है। और अब जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी जो ताज़ा तरीन इतला आई है उसके मुताबिक अब तक 20 कश्मीरी शहीद हो गए हैं इस पूरे इंसिडेंट में। कौन कौन है? नईम बट हैं कोटली आज़ाद कश्मीर से, दूसरे शहीद उस्मान नज़ीर, तीसरे निसार अहमद, चौथे काशिफ याकूब, 5वें सरदार फिदा हुसैन, 6ठे मुजम्मल, 7वें बासित शाह, 8वें फ़हीम अफजल, 9वें कामरान मुश्ताक, 10वें जरगाम खलील, 11वें साकिब हनीफ और 12वें साकिब इसहाक, अरील असगर 13, 14 उस्मान गुल, 15 जफीर पहलवान, 16 निसार शाहीन, 17 ख्वाजा इब्रार लतीफ, कामरान हफीज और फैसल साबिर। तो इस तरह ये लोग, अली हुसैन, ये लोग शहीद हो गए हैं। 20 के करीब नाम अभी तक मेरे पास आए और ये आज़ाद कश्मीर से दोस्तों ने भिजवाए हैं। बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए हैं जो अस्पतालों में। एक अफसोसनाक बात यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहले इन लोगों पे बिला इश्तियाल फायरिंग की। इन लोगों के पास हथियार नहीं थे, ये निहत्ते जा रहे थे और ये बात उमर नजीर कश्मीरी ने खुद बताई भी कि हमने लोगों से दरखास्त की थी कि कोई भी हथियार लेकर नहीं जाएगा। निहत्ते लोगों पे गोली चलाई गई है। उमर नजीर कश्मीरी का भाई शहीद हुआ है। उसने जब शोहदा के नाम लिए तो 7वें नंबर पर अपने भाई का नाम भी लिया और बताया कि ये मेरा भाई था। लेकिन बड़ी सब्र के साथ, बड़ी इस्तिकामत के साथ, साबित कदमी के साथ उन्होंने शोहदा के नाम लिए और बड़ी होशमंदी के साथ उन्होंने आगे के लाएमल का ऐलान किया कि हम आगे बढ़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट सकते, हम हक पर हैं। हमारे जो लोग शहीद हुए, हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला उनके लिए अच्छाई वाले मामलात करेगा। बड़ा पहाड़ जैसा सब्र और हौसला दिखाया उमर नजीर कश्मीरी ने। जब ऐसे लोग होते हैं ना फिर लोग पीछे नहीं हटते।
सिक्योरिटी फोर्सेज का मुहासरा तोड़कर गोलियां खाते हुए अपने सीने पेश करके ये लोग पहुंच गए शहर के अंदर और जिस मंजिल पे इन्होंने जाना था वहां तक पहुंच गए। अब आगे का फासला ये लोग पैदल तय करेंगे। वजह यह है कि गाड़ियां इनकी रोक दी गई हैं, तबाह कर दी गई हैं और इनको गाड़ियों की सहूलत भी उस तरह मुयसर नहीं है। तो अब कश्मीरी बड़े पैमाने पर पैदल मार्च करेंगे और इसमें उनको 4 दिन भी लग सकते हैं, 5 भी दिन लग सकते हैं मुजफ्फराबाद जाने में। तो कश्मीरियों के लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक बहुत बड़ी तहरीक ये बन चुकी है। चंद दिन पहले तक हमारे मीडिया के जो दोस्त भारत में नौजवानों के हक में आवाज बुलंद कर रहे थे वो इस पे बात नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान के मीडिया पे कश्मीरियों का खून बह रहा है, कोई टिकर भी नहीं चल रहे, कोई खबर नहीं चल रही, कोई ब्रेकिंग नहीं आ रही, कोई पाकिस्तान का मीडिया ये खबर देने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि अलीम खान को शिकस्त हुई बदतरीन इस इलेक्शन में और उसका चैनल बदला ले रहा है कि जनाब ये शरपसंद थे। जत्थे कहकर मुखातिब किया जा रहा है, मुसल्ला जत्थे कहा जा रहा है, शरपसंद कहा जा रहा है कि इन्होंने 2 पुलिस वालों को जख्मी कर दिया। ये 20 लाशें नजर नहीं आती, बहुत सारे जख्मी दर्जनों अस्पतालों में पड़े हुए वो नजर नहीं आते। अवाम के ऊपर सीधी गोली चलाई गई है। ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट लोगों के इलेक्शन के बाइकआउट का बदला ले रही थी कि मारो इनको गोलियां, ये हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं। नाजरीन, जिन लोगों से मेरी बात हुई आजाद कश्मीर में, वो ब्रिगेडियर फाइक को और आईजी लियाकत को जिम्मेदार करार दे रहे हैं कि ये 2 लोग बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं जो भी कत्लेआम आजाद कश्मीर में अब तक हुआ है। 50 के करीब लोग पहले शहीद हो गए थे, 20 लोग अब शहीद हो गए, लगभग 70 के करीब लाशें और बहुत बड़े पैमाने पे जख्मी है, बहुत बड़ी तादाद में जख्मी है। रावला कोट को लहू लहान कर दिया। पूरे पाकिस्तान को इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से चंद दिन पहले मेरी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों से बात हो रही थी तो इन्होंने मुझे एक बात कही थी कि इमरान भाई ये बात आप याद रखिएगा कि इस लड़ाई में या तो हम जीतेंगे, अपने हकूक लेंगे, या हम मारे जाएंगे। लेकिन अगर हम मारे जाए ना तो आप हमें भूलने मत दीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि हम अपने लोगों के लिए मारे गए। हमें पता है कि हम इसमें शहीद कर दिए जाएंगे, हम इस बात को जानते हैं। हमने अपने हाथों से लाशें उठाई हैं, आइंदा हो सकता है कि हमारी लाशों को हमारे लोग उठाकर ले जाएं। हम या तो कामयाब होंगे या शहीद कर दिए जाएंगे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन वादा करें आप हमें भूलेंगे नहीं, हम अपने लोगों के लिए जाने दे देंगे, हमारे बाद आने वाले हमारी तहरीक को जिंदा रखेंगे। लेकिन कश्मीरी एक दिन अपना हक ले लेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये बातें इन्होंने मेरे से की थी। मैं उस वक्त सोच रहा था कि ये इस नहज पे मामला पहुंचा क्यों। वो इसलिए कि जिद है, हरदर्मी है एक आदमी की कि पाकिस्तान में मेरा सिक्का चलेगा। पहले भी गोलियां चला चुके हैं। 2 हफ्ते कबल अहम तरीन जराए का हमसे राब्ता हुआ और कहा गया कि इमरान खान की आइसोलेशन में हालत बहुत खराब हो गई है और खुद से बातें करने लग गए हैं। ये भी एजेंसियां ही खबरें दे रही थीं। अब ये बड़ी सीरियस बात है। अलीमा खानम देखे ना, उनकी सिचुएशन बड़ी अजीब है, एक बड़ी आजमाइश है उनके ऊपर। एक तरफ वो ये चाहती हैं कि उनके भाई बीमार ना हो, उन्हें डॉक्टर्स चेक करें और छोटा सा इशू भी है तो वो रिजॉल्व हो। जो इमरान खान के अपने डॉक्टर्स हैं वो इन्हें चेक करें ताकि इमरान खान खुद भी और उनकी फैमिली भी मुतमईन रहे कि इमरान खान साहब जो हैं वो रूबा सेहत है, उनके साथ प्रॉब्लम कोई नहीं है, उनकी जान खतरे में नहीं है। एक तरफ उन्हें यह कहने के लिए भी बार बार कहना पड़ता है कि उनके डॉक्टर को मिलवाएं, उनको चेक करवाएं, उनको आइसोलेट किया जा रहा है, उनकी सेहत के अंदर इश्यूज भी बाद होगा छोटे मोटे आते हैं, ये बताते भी हैं। लेकिन सेम टाइम में इनका प्रॉब्लम यह भी है कि ये भी नहीं कह सकते कि इमरान खान बीमार हो रहे हैं और वो ये किसी को कहने भी नहीं देते। साथ में ये भी बताते हैं कि इमरान खान डटा हुआ है, वो बीमार नहीं है, उसे कुछ ऐसा नहीं हो रहा जिसकी वजह से कोई ये कहे कि उसकी जान खतरे में है। ये बड़ी आजमाइश है, वो इसके बीच में बैलेंस करती हैं उनकी बहनें। ये बहुत मुश्किल काम है कि एक तरफ उनके लिए डॉक्टर्स और जो मेडिकल की सहूलियात है वो फराहम करवाना और दूसरी जानिब ये तासुर भी कायम रखना कि इमरान खान की जान को कोई खतरा नहीं है, वो मुकम्मल तौर पे सेहतमंद है, ताकि अगर कल को कोई उन्हें कुछ कर दे तो ये ना कह सके कि वो बीमार हो गए थे। और ये बात तो इनकी फैमिली ने भी की हुई है और बाकी लोगों ने भी की हुई है। अब वो ये कहती हैं पिछले दिनों जो एक डॉक्टर्स ने गवर्नमेंट की तरफ से एक पर्ची जारी की थी, एक रिपोर्ट जारी की थी, उसको भी उन्होंने कहा जी कि वो ज्यादती है, वो गलत किया गया इमरान खान साहब के साथ और ये गलत कर रहे हैं। फिर अलीमा खान ने कहा कि 2 हफ्ते कबल आम तरीन जराए से हमारा राब्ता हुआ था, उन्होंने कहा कि आइसोलेशन में इमरान खान साहब की हालत खराब हो गई, वो खुद से बातें कर रहे हैं, एजेंसियां ऐसी खबरें दे रही हैं।
ہم عدالت چلے گئے اور کہا کہ ذاتی معالجین سے عمران خان صاحب کا علاج کروایا جائے. انہوں نے کہا کہ جب عمران خان کا سائفر والا کیس چل رہا تھا نا تو جج بشیر بیمار تھا, اس نے چھٹی مانگی تو اسے کہا گیا کہ جب تک تم عمران خان کو سزا نہیں دیتے تمہیں چھٹی نہیں ملنی. عدت والے جج کی گھر میں شادی تھی بچے کی, تو اسے کہا گیا کہ جب تک تم سزا نہیں سناتے تمہارے بیٹے کی شادی بھی نہیں ہونے دی جائے گی. مجھے ان ججز پر بھی ترس آتا ہے, علیمہ خان کہہ رہی ہیں. پھر عاصم منیر صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا جی, اور عمران خان صاحب کے اوپر ہونے والے مظالم کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عاصم منیر ظلم کے ساتھ کام نہیں چلنا. اگر آپ سوچیں کہ 5 سال ایکسٹینشن لے کر آپ مزید ظلم کریں گے تو اب ایسا کام نہیں چلنا. لوگوں کا موڈ دیکھیں, وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے. لیکن جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ علیمہ خانم کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں اس شک کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان بیمار ہو گیا ہے, کیونکہ ان کو کل کہنے میں آسانی ہو کہ عمران خان کو کچھ ہو گیا ہے. عمران خان کو پہلے ہی گولیاں مار چکے ہیں اور 2 مرتبہ ان کو ویسے عمران خان صاحب کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مگر ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب بار بار یہ کہہ چکے کہ مجھے جیل میں کچھ ہوا یا میری بیوی کو جیل میں کچھ ہوا. تو انہوں نے ذمہ داری عمران خان صاحب نے کوئی چیف جسٹس پہ یا وزیر اعظم پہ کسی بھی نہیں ڈالی. انہوں نے کہا ذمہ دار ہوگا عاصم منیر. انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کو نامینیٹ کیا ہے کہ اگر مجھے کبھی کچھ بھی. ناظرین, عمران خان صاحب کا پیغام بھی آیا ہے جیل سے اور عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہو گئیں, عمران خان صاحب کی فیملی سے بھی ہو گئیں ملاقاتیں. جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان سے بھی ملاقاتیں ہو گئیں. تو عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے خود بات کرنا چاہتا ہوں اگر وہ تیار ہے. حکومت کے ساتھ بات چیت سے منع کیا تھا مگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے کبھی دروازہ بند نہیں کیا. علیمہ خان نے بتایا کہ عمران خان نے 3 باتوں کی وضاحت کی ہے. نمبر 1, عمران خان نے کہا کہ نون لیگ کے ساتھ کسی صورت بات نہیں ہوگی. نون لیگ نے پاکستان کی اخلاقیات ختم کر دی ہیں. عمران خان نے امر بالمعروف کی بات کی کہ سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. علیمہ خان کے مطابق عمران خان نے کہا کہ NRO دینے والے سچ کیسے بولیں گے. عمران خان نے یاسمین راشد اور اندلیب عباس کی مثال دی اور کہا کہ یاسمین راشد نے پریس کانفرنس نہیں کی, وہ جیل میں ہے, جبکہ اندلیب عباس نے آپ کے سامنے پریس کانفرنس کی, وہ آزاد ہیں. عمران خان نے شاہ محمود قریشی کی مثال دی ساتھ میں کہ دیکھیں وہ بھی جیل میں ہے. سائفر کیس ختم ہو گیا لیکن وہ ابھی تک جیل میں ہے, یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا. عمران خان نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد انصاف دفن ہو چکا ہے. حالات یہ ہیں, ہم بھی جب عدالت جاتے ہیں جج کہتے ہیں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آواز اٹھانے کا کہا ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ بات کرنا چاہتی ہے پاکستان کے بارے میں تو عمران خان صاحب تیار ہیں. عمران خان نے کہا کہ پاکستان کے لیے بات چیت کرنے کو تیار ہوں. لوگ ہم سے روز پوچھتے ہیں کوئی ڈیل ہونے لگی ہے. 26ویں آئینی ترمیم پر اسمبلی میں آواز اٹھانی چاہیے. سلمان صفدر کو عمران خان نے کہا تھا کہ القادر کیس میں ساری قیادت آپ کو سپورٹ کرے گی. عمران خان کے کیسز عدالتوں میں نہیں سنے جا رہے, یہی پرابلم ہے, اس لیے وہ باہر نہیں آ پا رہے. علیمہ خان نے کہا کہ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے پر ہم سے بات نہ ہی کریں تو اچھا ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ اس پہ بات نہیں کرتے, اگر کوئی معاملہ درستی کی طرف جا رہے ہیں تو جانے دیں. ویسے جو عمران خان صاحب سے پہلے والا مطالبہ تھا اسٹیبلشمنٹ کا کہ معافی مانگیں, ناک سے لکیریں نکالیں, وہ تو مطالبہ میرے خیال میں اب ختم ہو گیا. اور علیمہ خان صاحبہ نے ایک اور بات کی ہے کہ بڑی مشکل سے اسٹیبلشمنٹ کی عزت بحال ہوئی ہے اور اگر وہ عزت دوبارہ خراب کروانا چاہتے ہیں تو ملٹری کورٹ میں اٹھا کے عمران خان صاحب کو لے جائیں. پھر یہاں پہ عباد فاروق کی ملاقات ہوئی باہر علیمہ خان صاحبہ سے, تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں پہ باقی لیڈرشپ کو بھی ہونا چاہیے, جس پہ علیمہ خان صاحبہ نے انہیں منع کیا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر پولیگرافک ٹیسٹ کے حوالے سے علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ یہ تو ایک بہانہ ہے عمران خان کو جیل میں رکھنے کا, اور عمران خان کو یہ صرف جیل میں رکھنا چاہتے ہیں دیر تک. ان کی ضرورت نہیں ہے عمران خان کو ملٹری کورٹ میں لے جائیں, ہمت ہے تو لے کر جا کر دکھائیں, پوری دنیا میں ان کا تماشا بن جائے گا. اور یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کوئی عزت بحال ہوئی ہے, یہ عزت بھی خراب اگر کرنی ہے تو پھر یہ کر لیں. علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی کہا. اور فیلڈ مارشل کے عہدے کے بارے میں انہوں نے کہا جی یہ بات کبھی یہ ہوا نہیں کہ فیلڈ مارشل کی ضرورت پڑے, صرف ایوب خان کے وقت یہ ہوا تھا, لیکن ہم اس پر کم ہی بات کریں تو بہتر ہے. وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ زیادہ مصیبتیں بڑھائیں اپنے لیے یا اپنے بھائی کے لیے. عمران خان صاحب نے پولیگرافک ٹیسٹ دینے سے انکار کر دیا. عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ پولیگرافک ٹیسٹ دیں, انہوں نے انکار کر دیا. یہ ٹیسٹ ہوتا ہے جی آپ کو سچ اور جھوٹ کا مشینوں کے ذریعے پتا چلتا ہے. یعنی جب آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوتے, شواہد نہیں ہوتے, 2 سال گزرنے کے بعد
जब आपको कोई सबूत नहीं मिला, आपको कोई शवाहिद में जाते हैं, कभी बलूचिस्तान में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी किसी और जगह पे, कभी कबायली इलाकों में। ये सिलसिला कब तक चढ़ेगा? देखें, इसको रोकना पड़ेगा। इसको रोकने के लिए पूरी कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा, इसके लिए लायामल बनाना पड़ेगा। हमें फैसला करना पड़ेगा कि हमने ये जंग कब तक लड़नी है और इसको कब खत्म करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसके साथ लंबे अरसे तक सस्टेन करें। हमने माजी में भी दहशतगर्दी को शिकस्त दी थी, इसे एक मरतबा फिर हर हाल में खत्म करना चाहिए, वरना ज़हनी मरीज बनता जाएगा मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता। ये एक जान नहीं जाती, एक पूरा खानदान जो है वो तबाह हो जाता है। लगातार इस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं और खबर हम बाद में दे देते हैं कि हमला नाकाम बना दिया गया। देखें कैसा हमला नाकाम बनाया कि वो खुद कुछ हमला था, वो आए, उन्होंने खुद कुछ धमाका किया। इससे पहले एक पुलिस चौकी को रिपोर्ट हुआ, वहां पे भी धमाका हुआ, वहां पे भी लोग शहीद हुए। बलूचिस्तान में रोजाना की बुनियाद पे लोग कभी जबरी तौर पे लापता हो जाते हैं, कभी लोग शहीद कर दिए जाते हैं, कभी टारगेट किलिंग में मार दिए जाते हैं। एक जज साहब अब्दुल हकीम काकड़ साहब, वो शहीद कर दिए गए। बाद औक़ात ना एक छोटा वाकया होता है, एक कत्ल होता है, फिर आप लंबे अरसे तक उसकी कीमत चुकाते रहते हैं। अब्दुल हकीम काकड़ का वाकया छोटा वाकया नहीं है। रियासत को इसके ऊपर जागना चाहिए और तमाम लोगों को इस पे जागना चाहिए। बाकायदा जो बलूचिस्तान के अवाम है उनको भी इसके ऊपर जागना चाहिए। बलूचिस्तान की अदलिया को और वकला को इसके ऊपर आवाज बुलंद करनी चाहिए। अगर अब्दुल हकीम काकड़ जैसे लोगों को जो ये कहते रहे कि हम इंसाफ देंगे, हम अल्लाह से डरते हैं, इस तरह के जजेस को अगर दिन दिहाड़े कत्ल किया जाएगा और रियासत उन्हें बचाने में नाकाम रहेगी, या उन्हें सिर्फ इस वजह से मार दिया जाएगा कि वो मतलूबा नताइज नहीं देते ताकतवरों को, तो ऐसी सूरत में निज़ाम कैसे चलेगा? ये नहीं चल पाएगा, सारा कुछ कोलैप्स हो जाएगा। तो मेरी गुजारिश है कि जो इधर उधर की एक्टिविटीज है उनको छोड़ दें थोड़े अरसे के लिए। दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा मसला है। जब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी है और सियासी अदम इस्तेहकाम है, तब तक कोई सरमायाकारी लेकर पाकिस्तान में नहीं आएगा। और बदकिस्मती से ये दोनों चीजें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी हुई हैं। जहां पे बैठे हुए सीनियर ऑफिसर्स वो अपने बारे में सोच रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में नहीं सोच रहे। उनको इस्तिस्ना चाहिए, उन्हें एक्सटेंशन चाहिए। अभी 8 ऑफिसर्स को सुपरसीड करके एक जनरल को लाके लगाया गया और उनको कमांड पे एक सीट दी गई। हालांकि पिछले साल से इसकी गुंजाइश मौजूद थी, लेकिन पिछले साल ये नहीं किया गया, इस साल किया गया। ठीक है, जो मर्जी करें, लेकिन पाकिस्तान में इस्तेहकाम आना चाहिए, पाकिस्तान में अमन व अमान कायम होना चाहिए। ये फैसले मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगर दिफाई नुक्ता नजर से फैसले करती है तो उनके फैसले हैं, वो करते जाएं। लेकिन क्या पाकिस्तान को कोई फायदा हो रहा है इन फैसलों का? जाती हैसियत में तो अपनी पसंद और नापसंद आप कर लेते हैं। कोई एक्सटेंशन लेता है, कोई इस्तिस्ना लेता है, कोई एक्सटेंशन के चक्कर में हुकूमत गिरा देता है, कोई एक्सटेंशन के लिए एक नई हुकूमत बना देता है। लेकिन इससे पाकिस्तान को क्या मिलता है? इन चक्करों से निकलें आप बाहर। एजेंसियों को उनका काम करने दें, फौजियों को उनका काम करने दें, पुलिस को उनका काम करने दें और सियासतदानों को उनका काम करने दें, और मिलकर एक दफा दोबारा इस दहशतगर्दी को उखाड़ के फेंकें आप। हमारे बच्चे रोजाना शहीद हो रहे हैं, नौजवान रोजाना शहीद हो रहे हैं। फिर हम कह देते हैं जी हमला हमने नाकाम बना दिया। कैसा नाकाम हमला है जिसमें हमलावर आते हैं, वो धमाका करते हैं और 15 सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग शहीद हो जाते हैं, बाद में हम खबर दे देते हैं हमने नाकाम बना दिया। ये तो DGI-SPR ने तब भी कहा जब वो 20 से ज्यादा पुलिस वालों को अगवा करके अपने साथ ले गए। उन्होंने कहा जी हमला नाकाम बना दिया, वो लाशें छोड़कर भाग गए। फिर हमने देखा कि वो अपनी लाशें तो छोड़कर नहीं भागे, लेकिन पहाड़ों से हमारे पुलिस वालों की लाशें मिलती रहीं अगले 3-4 दिन तक, बल्कि कुछ लाशें 1 हफ्ते के बाद वापस आई, उनकी हालत खराब हो गई थी। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस लड़ाई में जिसमें 1, 2, 4, 6 लोगों का फायदा है, उसकी वजह से 25 करोड़ लोगों के मुल्क को हम दांव पे ना लगाएं। ये पाकिस्तान रहेगा ना तो पाकिस्तान के अंदर से हम सबको खाने के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा। कोई रोटी खाएगा, कोई अच्छा सालन खाएगा, कोई बुरा सालन खाएगा। कोई अगर करप्शन भी करेगा तो जब ये मुल्क होगा तो इसके अंदर आप करप्शन करेंगे ना। जब आप इस मुल्क को उस नहज पे ले जाएंगे जहां पे सरमायाकारी नहीं आएगी, कोई पाकिस्तान के अंदर पैसा लगाने को तैयार नहीं होगा, तो फिर आप पैसा खाएंगे कहां से? लिहाजा पहले पाकिस्तान को बचाइए। इस वक्त सबसे जरूरी ये है। हालात यहां तक पैदा कर दिए कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पाकिस्तान में बढ़ती हैं और हम इसके ऊपर बात करते हैं। हम क्यों ना करें बात? माजी में जिन लोगों की आज हुकूमत है, ये लोग माजी में इस पे बात करते रहे ना, रोला डालते रहे ना। जब 1 रुपया पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी इमरान खान के दौर में, ये छलांगे मारते थे, शोर मचाते थे। ख्वाजा साद रफीक ने 117 रुपए लीटर पेट्रोल के ऊपर ऐसा खौफनाक ट्वीट किया था कि लगता था क्यामत आने वाली है। और आज जो कीमत है वो 383 रुपए डीजल की।
اور پیٹرول جو ہے وہ 335 روپے ہے. حالانکہ ابھی بھی عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں عمران خان صاحب کے دور حکومت کی نسبت کم ہے. دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں, پالیٹکس سے یا ان چیزوں سے ہٹ کے میں زیادہ تر حکومت کے اوپر تنقید کرتا ہوں.